again and a model or architecture that is used for वीडियो रिकग्निशन। ठीक है, इसकी डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ लिस्ट तो मैंने नहीं किया, इसके साथ ही मैं कुछ बात करूँगा ऐसे एल्गोरिथम की जिनको यूज़ करके हम एक्शन डिटेक्शन करते हैं। इसी तरह से एक दो डेटा सेट की मैं ऐसी बात करूँगा जो कि एक्शन डिटेक्शन के लिए हैं, डेटा सेट उनकी बात करूँगा। और एट द एंड मैं और कुछ लिस्ट कर दूँगा आर्किटेक्चर जो एक्शन डिटेक्शन और एक्शन सेगमेंटेशन के लिए। ठीक है, उनको डिस्कस अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन अगर आपने अपने रिसर्च के अंदर किसी तरह से के वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में आप रिकग्निशन करना चाह रहे हैं, वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में आप एक्शन डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, आप इन्हीं एल्गोरिथम को यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा ख्याल है जो मैं कवर करूँगा ना, ये जस्टिन जॉनसन की चूँकि स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ, उसने 2019 तक के जो मॉडल है ना उन्होंने डिस्कस किया है। तो ये जो स्लो फास्ट नेटवर्क है ना, ये 2019 का आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये पेपर है, तो उस वहाँ तक ही उसने भी इतना डिस्कस किया, मैं भी इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक इंपॉर्टेंट बात क्या थी, एक्चुअली आपको आइडिया दे दिया जाए कि लोग किस तरह से एग्जिस्टिंग मॉडल 2D को और कैसे 3D आर्किटेक्चर को और उसकी रिफाइन वर्जन को यूज़ करके कैसे वीडियो के अंदर जो है वो वीडियो को रिकग्नाइज करते हैं, और इसी तरह से किस तरह से डिटेक्शन करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम ट्रांसफार्मर की बात शुरू करेंगे। और ट्रांसफार्मर की बात को यहाँ से ही हम शुरू करेंगे। उसके अंदर जो सेल्फ अटेंशन का मैकेनिज्म है ना, वो क्या है, उसकी मैकेनिक्स क्या है, वो किस तरह से क्या ऑपरेशन, किस तरह से स्टेप्स हैं इसके अंदर, कौन कौन से स्टेप हैं सेल्फ अटेंशन के अंदर, आज हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मोरलेस यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैं रीकैप किसी मॉडल को नहीं कर रहा, डायरेक्ट हम बात करते हैं अब। अच्छा जी, ये आर्किटेक्चर है जिसका नाम है स्लो फास्ट नेटवर्क। अच्छा, इस आर्किटेक्चर के बेसिकली बेसिक वर्जन जो था वो एक्शन रिकग्निशन के लिए था कि आप एक वीडियो क्लिप दें तो एल्गोरिथम जो है वो ये बता देगा कोई स्पेसिफिक एक्शन इसके अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इसी का एक रिफाइन वर्जन है जिसको एक्शन डिटेक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। मतलब क्या कि आप वीडियो दें और ये भी बता दें, हर फ्रेम के अंदर बता दें कि एक तो एक्शन हो रहा है और कहाँ करके हो रहा है। ठीक है, वेयर एंड व्हेन दोनों की बातें। तो इसका रिफाइन वर्जन जो है वो एक्शन डिटेक्शन भी करता है। ठीक है, लेकिन अभी हम वो जो बात करने लगे हैं इसका बेसिक वर्जन जो कि एक्शन रिकग्निशन करता है उसकी बात करने लगे। ठीक है जी, अभी तक जितनी हमने डिस्कशन लास्ट लेक्चर तक की है ना, उसके अंदर हमने एक मॉडल की बार बार डिस्कशन की कि उसके अंदर हमने डिफरेंट तरह से देखे आर्किटेक्चर के अंदर दो स्ट्रीम्स यूज़ हो रही है। एक स्ट्रीम के अंदर हम स्पेशल इंफॉर्मेशन को है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, एक स्ट्रीम के अंदर हम स्पेशल जो फीचर है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं हैं और कहाँ करके है, उसका क्या हुलिया, इस तरह की इंफॉर्मेशन। और दूसरे स्ट्रीम के अंदर क्योंकि वीडियो है, हर फ्रेम का दूसरे फ्रेम के अंदर जो हम मोशंस है ना, फास्ट मोशन जो है उसे डिटेक्ट करने की, उसको कैप्चर, उस फीचर को कैप्चर करने की कोशिश करें। उस हवाले से याद है आपको हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जो हमने एक वेरिएंट डिस्कस किया था उसके अंदर हमने कहा था, एक मॉडल जो डिस्कस किया था उसके अंदर कहा था एक स्ट्रीम के अंदर हम स्पेशल फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरी स्ट्रीम के अंदर हम टेम्पोरल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और वहाँ जो इनपुट है वो क्या दी थी उस दूसरी स्ट्रीम को, बता सकते हैं शाबाश, दूसरी स्ट्रीम को इनपुट क्या दी थी हमने जी, क्या दी थी इनपुट, क्या वीडियो दे दी थी या वीडियो को उससे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दी थी, ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करके दिया था। ठीक है, याद है बात, यानी कि यहाँ पे हमने वीडियो की ऐसी स्ट्रीम, एक स्ट्रीम को तो एक पाथ को हमने वीडियो स्ट्रीम में ऐसे ही पास करती थी, लेकिन दूसरे पाथ को हमने वीडियो क्लिप पास नहीं किया था, बल्कि वो जो हमारा वीडियो क्लिप है हर फ्रेम का दूसरे फ्रेम के दरमियान जो ऑप्टिकल फ्लो की इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ से पास की थी। ठीक है, और वो ऑप्टिकल फ्लो की इंफॉर्मेशन को यूज़ करता था नेटवर्क, यानी कि ये वाली स्ट्रीम ऑप्टिकल फ्लो के इंफॉर्मेशन को यूज़ करती थी, ऊपर वाली स्ट्रीम स्पेशल इंफॉर्मेशन को जो है यूज़ करती थी। और दोनों जो है एट द एंड कुछ फीचर जो थे वो प्रोड्यूस करते थे, वॉल्यूम फीचर प्रोड्यूस करते थे, यानी कि ये स्पेशल इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो स्पेशल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है इनपुट फीचर से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ वॉल्यूम आ जाता था। इसी तरह से जो टेम्पोरल स्ट्रीम थी हमारी, वो टेम्पोरली चीज़ों को देखने के बाद
टेम्परल फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो यहाँ पे वो वॉल्यूम देता, एट द एंड हम उसे फ्यूज़ कर देते और कुछ प्रेडिक्शन करते थे। याद है ये मैं कौन से आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ? ये मैं प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने देखें, ये जैसे हमने ये आर्किटेक्चर डिस्कस किए थे जी, ये वाला आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्पेशल स्ट्रीम है, यहाँ पे कॉन स्ट्रीम है। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वाले आर्किटेक्चर के अंदर जहाँ यहाँ हमारे लिए हर सूरत ज़रूरी था कि ये जो हमारा क्लिप है ना, वीडियो क्लिप है, उसको हम किसी ऑप्टिकल फ्लो एल्गोरिथम के अंदर से गुजारें और हम क्या फाइंड करें, ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करें। यानी कि लास्ट टाइम मैंने बता दिया था ऑप्टिकल फ्लो क्या है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब एक पिक्सल एक फ्रेम के अंदर दूसरे, एक पिक्सल पहले फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर आते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, वो हॉरिजॉन्टल, उसके अंदर वेरिएशन और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो दो हमने कहा चैनल हम ऐड कर लेते हैं, दो चैनल की इन्फॉर्मेशन यहाँ हमने ऐड कर दी थी, एक के अंदर एक्स की इन्फॉर्मेशन है, एक वाई की इन्फॉर्मेशन, तो ये हम एज नेटवर्क को एज इनपुट देते थे। अब ये जो स्लो फास्ट नेटवर्क है ना, ये पता क्या कहता है, ये कहता है कि आपको ये जो आप एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जिसका नाम ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना है, जिसका काम ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करना है, उसे यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नेटवर्क खुद ही मोशन किसी तरह से इस आर्किटेक्चर से फाइंड, इस वीडियो क्लिप से फाइंड कर लेगा। यानी कि आपको खुद से इस नेटवर्क के अंदर अलहदा से किसी एल्गोरिथम को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। इस आर्किटेक्चर के अलावा, इस न्यूरल नेटवर्क के अलावा किसी और एल्गोरिथम को, लुकस कनाडे को, या न्यूरल नेटवर्क जो फ्लो नेट है जिसकी लास्टली मैंने बात की, इस तरह के किसी आर्किटेक्चर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं जो आपको एक्सप्लिसिटली फ्लो ऑप्टिकल फ्लो फाइंड करके दे, मोशन इंफॉर्मेशन फाइंड करके दे। बल्कि आप क्या करें, न्यूरल नेटवर्क को ही यूज़ करें, वो खुद ही क्या करेगा, वो इसके अंदर टेम्परल जो इन्फॉर्मेशन है, जो एकदम से एक फ्रेम के अंदर दूसरे फ्रेम के अंदर आप जाते हैं, जो एकदम से ज़्यादा तेज़ होने वाली जो मोशन है उसे वो कैप्चर कर लेगा। ठीक है, वो कैसे करके कैप्चर करेगा, उसके लिए उन्होंने कैसा नेटवर्क डिज़ाइन किया वो यहाँ मैंने शो किया है। वो क्या है, देखें जी, पहली जो पाथ है ना, इसको कहते हैं ये स्लो नेटवर्क है या ये स्लो पाथ वे है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो वीडियो क्लिप है ना, उसके अंदर जो है ऐसे समझें कि 1 सेकंड के अंदर ना सिर्फ एक फ्रेम जो है ना वो कलेक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस नेटवर्क को इनपुट दिया जाता है। जबकि जो दूसरी स्ट्रीम है ना, उसके अंदर ऐसे ही समझें जस्ट लाइक कि आप 1 सेकंड के अंदर ना 8 फ्रेम्स लेते हैं और उसे नेटवर्क को ऐसा इनपुट देते हैं। और ये दोनों जो नेटवर्क है ना, बेसिकली क्या है, ये जस्ट लाइक ऐसे समझे, ये 3D कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, ये भी 3D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क है, ये भी 3D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क है। चूंकि इसके अंदर एक फ्रेम आपने इनपुट किया, फिर दूसरा फ्रेम इनपुट किया, तो फॉर एग्जांपल 2 फ्रेम के ऊपर मैं अगर 3D कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ ना, तो वो टेम्परल इंफॉर्मेशन तो बहुत ही थोड़ी सी कैप्चर करेगा, लेकिन वो जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है ना, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ करके है, वो कौन सा है, उसका क्या कलर है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। इसके अंदर स्पेशल जो स्लो नेटवर्क है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा, जबकि ये जो फास्ट नेटवर्क है ना, ये टेम्परल इंफॉर्मेशन को, जो ज्यादा चेंज है ना, जो ज्यादा वेरिएशन है, उसे वो कैप्चर करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखें बहुत ज्यादा फ्रेम्स जो है ऐसा इनपुट मिलेंगे इस नेटवर्क के लिए, किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, 3D कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के। क्या मतलब, वो ज्यादा डेप्थ को देख रहा होगा, ठीक है, वो डेप्थ को देखने के बाद हमें फीचर मैप जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब जरा देखें, जो पहली जो ब्रांच है ना, इसके अंदर आपको जैसे नजर आ रहा है कि यहाँ पे टेम्परल टी के डायरेक्शन के अंदर के नंबर ऑफ फ्रेम जो मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा एक फ्रेम मैं ले रहा हूँ, वो बहुत ही कम है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम जो इनपुट आ रहे हैं इससे बहुत ही कम आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे इसका जो नंबर ऑफ चैनल्स जो है ना बहुत ज्यादा है। क्या मतलब, इस जगह पे मैं जो भी 3D कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ना, जो मैं परफॉर्म करूंगा, वो जो नंबर ऑफ मेरे पास फिल्टर्स है ना वो काफी ज्यादा है। याद है ना बात, जैसे नंबर ऑफ फिल्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है, आउटपुट वॉल्यूम के अंदर जो डेप्थ है वो ज्यादा है। यही बात यहाँ पे शो की जा रही है नंबर ऑफ चैनल के साथ। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे इनपुट पे अगेन दोबारा से मैं 3D कॉन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं वो क्या है, कम है, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप इस कंप्यूटेशन को कम करने के लिए ना, लाइट वेट, इस नेटवर्क को लाइट वेट बनाने के लिए कि वो हाँ टेम्पररी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करे, वेरिएशन देखे, किस डायरेक्शन के अंदर देखे, टेम्पररी वेरिएशन देखे, ये वेरिएशन भी देखे किस डायरेक्शन के अंदर देखे, जस्ट स्पेशल डायरेक्शन के अंदर, सिर्फ इन मतलब किसी भी इमेज के ऊपर क्या चेंजेस हैं उन्हें देखे। जबकि ये वाला जो नेटवर्क है वो क्या देख रहा है, टेम्परल वेरिएशन कितनी आ रही है एक चैनल से, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर, उसे हम देख रहे हैं। लेकिन ये करता क्या है, ये ताकि कंप्यूटेशन रिसोर्सेज मैनेज रहें, इस वजह से इस नेटवर्क को हमने लाइट वेट बनाया। लाइट वेट ने कैसे बनाया, यहाँ नंबर ऑफ जो फिल्टर्स है ना वो कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ फिल्टर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। और जो ना सिर्फ ये बात, दूसरी बात, इस 3D कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के अंदर जो फिल्टर का साइज है वो भी उन्होंने छोटा रखा, और दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ फिल्टर भी कम रखे, ताकि ये नेटवर्क जो है लाइट वेट रहे, ताकि बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन हमें ना रिक्वायर हो। ठीक है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको दो तरह से कुछ चीजें यहाँ पे लिस्ट की है। सी से मुराद समझ आ रही है, टी से मुराद समझ आ रही है। इसी तरह से देखें जरा, यहाँ से मुराद है अल्फा टी। ये क्या मतलब है, अल्फा टी से मुराद है, फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू मैं कहता हूँ 8 है। जैसे मैंने कहा यहाँ हम एक सेकंड के अंदर एक फ्रेम फॉर एग्जांपल इनपुट लेते हैं, यहाँ एक सेकंड के अंदर हम 8 फ्रेम जो है एज इनपुट लेते हैं। ठीक है, अल्फा टी से मुराद 8 टाइम्स मोर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर हमने 8 रखी है तो। और इसी तरह से सी से मुराद नंबर ऑफ चैनल्स, जैसे आपको दिखाया है। बीसी से मुराद क्या, बीसी से मुराद क्या, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने जो आर्किटेक्चर लिखा उसके अंदर उन्होंने अल्फा की वैल्यू, जो बीटा की वैल्यू है ना 1/8 रखी। ठीक है, 1/8 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब क्या है 2 चैनल। यहां मैं 16 चैनल ले रहा हूं, यहां मैं कितने ले रहा हूं, 2 चैनल ले रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला नेटवर्क जो है वो क्या कर रहा है, ये हमारी टेम्परल जो चेंजेस हैं उन्हें देख रहा है, और ये जो स्पेशल वेरिएशन है उन्हें ये देख रहा है। तो एट द एंड बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक्शन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। एट द एंड जरा देखिएगा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा, ये यहां पे मेरे पास स्पेशल इंफॉर्मेशन को देखने के बाद एक वॉल्यूम आया। ठीक है, एक वॉल्यूम आउटपुट आया, और यहां पे मेरे पास टेम्परल इंफॉर्मेशन को देखने के बाद एक वॉल्यूम आया। उसके बाद दोनों को मैं क्या करूंगा, फ्यूजन के लिए लास्ट जो भी हमने देखी चीजें की कि आप जी एवरेज पूलिंग का ऑप्शन अप्लाई कर लें, या फ्लैटन करें और उसके बाद फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स को अप्लाई करें, उसके बाद फिर प्रेडिक्शन करें। ठीक है, एक काम तो ये। अच्छा, दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो तीसरी इसके अंदर, इनके 3 बातें मैंने डिस्कस की हैं। एक ये मेरे पास स्लो पाथ है, एक मेरे पास फास्ट पाथ है, और तीसरी बात मैंने ये की है कि एट द एंड कैसे हम दोनों इंफॉर्मेशन को, दोनों जो पाथ हैं, दोनों जो नेटवर्क हैं, उनकी जो भी आउटपुट वॉल्यूम प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कैसे फ्लैटन करते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं। ये मैंने तीसरी बात की। और चौथी बात इंपॉर्टेंट ये है, इसके अंदर ना लेटरल कनेक्शंस भी हैं, एक पाथ को दूसरे पाथ से साथ कनेक्ट करने के लिए। वो क्या है, अच्छा यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर ऐसे ही दिखाया है कि जैसे यहाँ से जो फीचर्स है ना, वो हम यहाँ से जो फीचर है वो हम इसको एज अ इनपुट दे रहे हैं, उनको रीसाइज करने के बाद इस जो वॉल्यूम है उसके साथ कनकैटिनेट करते हैं और फिर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम इस नेटवर्क को ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि जो इसने कैप्चर करने की सलाहियत नहीं है। जैसे ये टेम्परल इंफॉर्मेशन नहीं कैप्चर कर रहा, लेकिन टेम्परल जो चेंजेस हैं वो ये आइडेंटिफाई करने के बाद उसे फीचर वॉल्यूम जो भी हमारे पास आता है इंटरमीडिएट लेयर के अंदर, वो हम एज अ इस नेटवर्क को दरमियान में किसी लेयर के अंदर प्लग भी कर रहे हैं, ताकि अगर तुमने स्पेशल इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से कैप्चर करने के लिए अगर तुम्हें ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है तो जरूर तुम इससे इस्तेफादा करो। तो ये मकसद है इसका। इसी तरह से दरमियान में ऐसी लेयर्स भी हैं जो यहाँ से फीचर वॉल्यूम लेती हैं और इसके साथ कंकैटिनेट करते हैं, और फिर बाद में कोई कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो भी इस 3D कॉन्वोल्यूशन के अंदर लेयर्स हैं वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, इन फीचर मैप्स को लेने के बाद इसके साथ कंकैटिनेट करके अगर स्पेशल इंफॉर्मेशन इस वाले नेटवर्क को हेल्प आउट करती हैं कि तुम टेम्पररी कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, तो दोबारा से ये वाले फीचर इसके साथ मर्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नेटवर्क के बेसिकली 4 पार्ट हैं, और यानी कि इन 4 तरीकाकार, ये 4 जो वेरिएशन या जो मैंने 4 स्टेप बताए हैं, इनको जोड़ के ये नेटवर्क जो है जो एक्शन जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है। जी शाबाश, सवाल करें। नहीं, कंप्यूटेशन ज़्यादा नहीं हो रही, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फीचर ले आ रहे हैं,
देखिए यहाँ से कोई मेरे पास कोई वॉल्यूम फीचर आया, ठीक है, जैसे मैं चाह रहा हूँ इसने कोई मेहनत करके ना टेम्परल चेंजेस देख ली, और हम ये जो टेम्परल फीचर मेरे पास ये फॉर एग्जांपल वॉल्यूम आया, इसे मैं ना इसके साथ कंपेरिजन करता हूँ। हाँ ये मुझे समझ आ रही है कि इसका साइज सेम नहीं है, हाँ यकीनन इसे मैं रीसाइज करूंगा ताकि इसके साथ कंपेरिजन हो। तो जोड़ने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो चेंजेस है, जो वेरिएशन इसने देखी है, अगर तुम्हें स्पेशल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका क्या कलर है, अगर तुम्हें हेल्प आउट करती है तो तुम जरूर इसे यूज करो। और लोगों ने इस वाले आर्किटेक्चर की अब्लिशन स्टडी भी पैदा की। अब्लिशन स्टडी क्या की कि उन्होंने इन वाले लिटरल कनेक्शन को ना निकाल के देखा कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस या एक्यूरेसी कैसी आती है, और इन लिटरल कनेक्शन को जोड़ के देखा कि एक्यूरेसी कैसी आई है। लोगों ने देखा कि इससे रिजल्ट बेहतर आते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब, ये दोनों नेटवर्क एक तो अलग-अलग से काम कर ही रहे हैं, दूसरा एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्शन को रिकॉग्नाइज कर, ठीक है। तो ये था जनाब स्लो फास्ट नेटवर्क के बारे में कुछ ब्रीफ सा। आई नो दैट कि बड़ी सारी डिटेल नहीं है, लेकिन अगर आप इस वाले आर्किटेक्चर को मजीद डिटेल से देखना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, अगर आप चाहें कि मैं स्लो फास्ट नेटवर्क को ही यूज़ करना चाह रहा हूँ, इट्स फाइन, आप इसे यूज़ करें, ठीक है। जो असाइनमेंट के अंदर तो मैंने कुछ लिस्ट किया ना, आप इसे यूज़ कर लें, इसे यूज़ कर लें। तो अगर आप चाहें स्लो फास्ट नेटवर्क, ज़्यादा मैं खुश होऊंगा कि आपने इस वाले आर्किटेक्चर को यूज़ किया और अगेन एक्शन को रिकग्नाइज किया। अच्छा जी, दोबारा से इसी बात को ना, ये स्लो फास्ट नेटवर्क की जो फ्रेम को स्किप करने की बात की था ना, यहाँ पे दोबारा शो की है कि फॉर एग्जांपल जी ये 8 फ्रेम को स्किप करने के बाद एक फ्रेम लेता है, ठीक है। ये 8 फ्रेम को स्किप करने के बाद, जबकि ये जो है मुसलसल 8 फ्रेम जो है 1 सेकंड के अंदर कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट इसी बात को हाईलाइट यहाँ पे किया। अच्छा जी, दोबारा से ये सारी बातें मैंने आपको स्लो फास्ट नेटवर्क की बारे बताई, और इससे पहले अभी तक जितनी हमने डिस्कशन किया ना, वो एक्शन रिकग्निशन के कॉन्टेक्स्ट में की है। और किस तरह से करके की है कि नेटवर्क को एक क्लिप जिसके हर फ्रेम के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो एज अ इनपुट दें, और जो नेटवर्क है ना वो रिकग्नाइज करे कि इसके अंदर कौन सा वाला एक्शन परफॉर्म हो रहा है, रनिंग हो रही है, जॉगिंग हो रही है, ठीक है, ईटिंग हो रही है, सो ऑन सो फोर्थ। अगला सवाल ये है, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी तो हमारे पास जो है लॉन्ग जो है वो सीक्वेंस क्लिप होता है, बेसिकली वीडियो होती है, उसके अंदर हमने किसी पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है और किसी फ्रेम पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। कुछ कंसेक्टिव फ्रेम पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है और कुछ कंसेक्टिव फ्रेम पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। अनट्रिम्ड वीडियो है, यानी कि जरूरी नहीं कि हर फ्रेम पे कोई एक्शन ऐसा जो हम चाहते हैं रिकग्नाइज करना वो परफॉर्म हो रहा हो। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐसे बंदा शायद खड़ा है, ठीक है, इस फ्रेम के अंदर भी, लेकिन हमारा इंटेंट क्या था कि हम उसके अंदर रनिंग और जंपिंग जो है उसे रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं, उसे आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसे क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। तो हमारे एल्गोरिथम को इस काबिल होना चाहिए जो क्या करे, उन फ्रेम को, उसका स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग फ्रेम और एंडिंग फ्रेम उससे आइडेंटिफाई करे, और उन सीक्वेंस और दरमियान में वाला सीक्वेंस ऑफ फ्रेम जिन पे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड बेसिकली जी क्या है, एक्शन लोकलाइजेशन, ठीक है। क्या हमने लोकलाइज करना है बेसिकली किस फ्रेम के अंदर वो एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है। यानी कि अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, आपको वो एग्जैक्ट वो ट्रिम्ड वीडियो दी गई थी जिसके अंदर कोई एक्शन वो परफॉर्म हो रहा है, आपने जस्ट ये बताना था किस वाले हिस्से के अंदर कौन सा एक्शन हो रहा है। और यहाँ पे वो वीडियो ऐसी है जो ट्रिम्ड नहीं है, इसके अंदर ऐसे भी वीडियोस हैं जो कंसर्निंग नहीं, ऐसे फ्रेम भी हैं जो कंसर्निंग नहीं है। तो हमारे एल्गोरिथम को अच्छा उस हवाले से ना जो आइडिया है ना, जो पेपर है जिसका भी थोड़ा सा मैं जिक्र भी करता हूँ, जिन लोगों ने कंप्यूटर विजन का कोर्स पढ़ा वो शायद इस नाम से आगाही हो उनकी, फास्टर RCNN, ये ऑब्जेक्ट एक्शन एल्गोरिथम है बेसिकली। ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, एक इमेज दें आप तो वो क्या करता है, उस इमेज के अंदर वो कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ करके है उसको लोकेट कर लेता है, उसके गिर्द गिर्द बाउंडिंग बात, जैसे योलो एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम पढ़ा, योलो एल्गोरिथम कहते हैं यू ओनली लुक वंस, ठीक है। ये जो फास्टर RCNN है ये उस तरह से काम नहीं करता, ये यू ओनली लुक वंस की बात नहीं है, ये 2 तरह से काम कर रहा है। इसके अंदर बेसिकली 2 स्टेप आते हैं, इस एल्गोरिथम के 2 स्टेप थे। पहले ये क्या करता है, प्रपोज जो लोकेशन है ना जहां पे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर देता है। दूसरा स्टेप क्या है, उन प्रपोज लोकेशन को ना बेसिकली वो रिफाइन करता है, और एट द एंड फिर क्या करता है, फिर बताता है हाँ जी यहाँ पर के वो ऑब्जेक्ट है, और फिर क्लासीफाई भी कर देता है, ठीक है। ये करता है बेसिकली काम कौन सा वाला एल्गोरिथम, जिसका नाम है फास्टर RCNN, जो ऑब्जेक्ट एक्शन के एल्गोरिथम यूज किया। लोगों ने क्या किया, उसी एल्गोरिथम को ना जो ऑब्जेक्ट एक्शन के लिए उसको रिफाइन, उसको मॉडिफाई किया, और किस काम के लिए किया,
टेम्परल लोकलाइजेशन, टेम्परल एक्शन लोकलाइजेशन क्या मतलब, इस फ्रेम के अंदर ये मेरे पास अनट्रिम्ड वीडियो है, कहां पे कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, तुम ये लोकेट करो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी दोबारा से उसी स्टेजेस को ना, दो जो स्टेप है ना उन्हीं को यूज किया। कैसे करके यूज किया, पहले स्टेप के अंदर ना उन्होंने प्रपोजल, टेम्परल प्रपोजल पकड़े कि जहां पे ना चांसेस है कोई एक्शन हो सकता है, किस वाले फ्रेम के अंदर, कौन सा स्टार्टिंग फ्रेम है और कौन सा एंडिंग फ्रेम है जिसके दरमियान कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो तुम प्रपोजल पकड़ो। और दूसरे स्टेप के अंदर उसी आर्किटेक्चर को उन्होंने मॉडिफाई किया जो ऑब्जेक्ट एक्शन का था, और इस मकसद के लिए वो कैसे, दूसरे स्टेप के अंदर क्या किया, वो प्रपोजल को फर्दर रिफाइन करता है कि क्या जी स्टार्टिंग फ्रेम कौन सा है, एंडिंग फ्रेम कौन सा है, और इसके दरमियान कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करके लोगों ने इसको यूज किया। तो ये वाला आर्किटेक्चर रीथिंक, जिसका नाम जस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, रीथिंक फास्टर आसियन फॉर टेम्परल एक्शन लोकलाइजेशन। ये मैं इसी बातें कर रहा हूँ कि पहले लोग इसे ऑब्जेक्ट एक्शन के लिए यूज करते थे, इसको यहाँ पे इन्होंने इसको मॉडिफाई किया, इसके आर्किटेक्चर को यूज किया किसके लिए, टेम्परल जो चेंजेस हैं उससे आइडेंटिफाई करने के लिए, टेम्परली किस फ्रेम के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर मकसद ये क्या था, लोकलाइज स्टार्ट एंड द एंड टाइम, जहां पे वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, और किस तरह सारा मैं आपकी थोड़ी सी ब्रीफली सी उसकी वजाहत कर चुका हूं। अच्छा जी, ये है अनट्रिम्ड केस के अंदर टेम्परल एक्शन लोकलाइजेशन। इसी का एनहांस, इसी का फर्दर रिफाइन या मोर और कम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं। बेसिकली आइडिया क्या है, एक्शन डिटेक्शन का। क्या मतलब, स्पेशली एंड टेम्परली आपने क्या करना है, डिटेक्शन करनी। क्या मतलब, अगर दोबारा से अनट्रिम्ड वीडियो है, हमें नहीं पता कोई जो कंसर्न ऑब्जेक्ट, जो कंसर्न हमारी एक्टिविटी है, जो एक्शन है जिसे हम रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं, वो कहाँ कर गया, वी हैव नो आइडिया। तो ये जो एक्शन डिटेक्शन का एल्गोरिथम है, एक्शन डिटेक्शन एल्गोरिथम, ये बेसिकली क्या करेगा, वो अनट्रिम्ड वीडियो में से वो कंसर्निंग फ्रेम ढूंढेगा जहां से वो एक्शन परफॉर्म होना शुरू हुआ, जैसे वॉकिंग है, और एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, हर फ्रेम के अंदर जहां जो ऑब्जेक्ट वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना, उसे भी लोकेट करेगा। क्या मतलब, व्हेन और वेयर दोनों बातें यहां पे आएंगी। व्हेन एक्शन इज परफॉर्म, और दूसरा वेयर, कहां करके वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको भी लोकेट करे। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम है, अच्छा, ये यानी कि ये इस हवाले से काफी सारे एल्गोरिथम है। अभी मैं आपको एल्गोरिथम तो नहीं दिखा रहा, यहां मैं आपको एक डाटा सेट दिखा रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम AVA है। ठीक है, ये डाटा सेट लोगों ने प्रिपेयर किया इसी मकसद के लिए। इस डाटा सेट की थोड़ी सी बातें याद है, मैंने आपको एक डाटा सेट बताया था, यूनिवर्सिटी ऑफ UCF 101-24 एक्शंस को ना बेसिकली, यानी एक डाटा सेट है जिसके अंदर 24 एक्शन को बेसिकली उन्होंने एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बेसिकली क्या किया है, डाटा सेट बनाया है जो एक्शन डिटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है, कि क्लिप है या मेरे पास वीडियो क्लिप है, वो डाटा सेट क्या है कि वीडियो क्लिप के अंदर वो कोई भी एक्शन कहाँ किन फ्रेम के अंदर हो रहा है, और प्लस हर फ्रेम को लोकलाइज भी किया है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो उसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये इस डाटा सेट की पहले हम बात कर चुके हैं। आज एक नए डाटा सेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है, AVA, एटॉमिक विजुअल एक्शंस। एटॉमिक मसल मवाद क्या, कोई भी छोटा सा एक्शन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिटिंग एंड स्टैंडिंग। सिटिंग इज वन एक्शन और स्टैंडिंग इज अदर एक्शंस। ठीक है, तो इस तरह के बेतहाशा हाथों को हिला देना, इस तरह का एक्शन। तो इस तरह से काफी सारे डाटा सेट, कितने सारे एक्शंस हैं, 18 एटॉमिक एक्शंस जो हैं इस डाटा सेट के अंदर परफॉर्म किए हुए लोगों ने। ठीक है, यानी कि ये वीडियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स आपको अवेलेबल है, अगर आप इन्हें यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, इस डाटा सेट को लोगों ने बनाया कैसे, तकरीबन 58,000 जो वीडियो क्लिप्स है ना, ये लोगों ने बेसिकली बनाई है, और हर वीडियो जो क्लिप है ना वो 15 सेकंड की है, और बनाई कहाँ से है, बड़ी जो पॉपुलर वीडियोस थी, वीडियो मूवीज थी, उनको यूज करके। ठीक है, और उनको बेसिकली उन्होंने एनोटेट किया। तो ये डाटा सेट भी पब्लिक है, अगर आप एक्शन डिटेक्शन के लिए इस डाटा सेट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इट वुड बी अ गुड ऑप्शन। ठीक है जी, अच्छा जी, इसी तरह से ये कुछ और एल्गोरिथम है, मैं जिक्र नहीं करने लगा इन आर्किटेक्चर का। ये बेसिकली अगेन ये कुछ, ये पहले 3 एल्गोरिथम हैं, ये जो पेपर हैं, आर्किटेक्चर हैं, मॉडल्स हैं इनके अंदर, जो बेसिकली किस काम के लिए हैं, एक्शन डिटेक्शन के लिए। ठीक है, और
ये जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली किसके लिए है? सेगमेंटेशन के लिए। इंपॉर्टेंट बात आप इन्हें यूज करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन सभी एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, ठीक है, या अटेंशन यूज हो रही है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम अटेंशन की बात कर लेंगे। अगर हमें वो आइडिया अच्छा क्लियर हो जाए तो अगेन हम इन पेपर को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इन एल्गोरिथम को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मोर और लेस सारी चीज़ें थी जो हमने वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर ली हैं। आई नो दैट कि बहुत ही शॉर्ट थी, लेकिन स्टिल जो भी बच्चे जो हैं आप में से वीडियो पे काम करें इंशाल्लाह उनके लिए अच्छा ये स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर होगा, ठीक है। तो अब हम ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, ट्रांसफार्मर की डिस्कशन हम करने लगे हैं, लेकिन स्टार्ट हम करने लगे हैं कहाँ से? उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ना, देखिए जी ये पूरा आर्किटेक्चर है जरा ट्रांसफार्मर का, जरा आर्किटेक्चर इसकी मैं अभी मोटिवेशन की कोई बात नहीं करने लगा, मैं जस्ट आपको ये कहाँ यूज़ हो रहा है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ऐसा कुछ नहीं बताने लगा। बिल्कुल कंक्रीट बात करते हैं, अगली क्लास के अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल से ऐड कर लेंगे चीज़ें। ये है आर्किटेक्चर किसका? ट्रांसफार्मर का, जिसके दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा है, एक दूसरा हिस्सा है। इसे कहते हैं इनकोडर, ये है डिकोडर। ये इनकोडर डिकोडर क्या है इसकी डिटेल इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर आएगी। अब इनकोडर डिकोडर के अलावा भी काफ़ी सारी और चीज़ें भी आपको नजर आ रही है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है पोजिशनल इनकोडिंग है, कुछ और चीज़ें हैं यहाँ लिखी नहीं है लेकिन वो भी हैं बेसिकली, जैसे इनपुट एम्बेडिंग है कि इनपुट आप मतलब आप जितनी हम डिस्कशन करेंगे ना सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, एनएलपी के कॉन्टेक्स्ट में हम करेंगे कि हम एक इनपुट क्या दे रहे हैं, हम एक सेंटेंस इनपुट दे रहे हैं नेटवर्क को, और हम क्या कह रहे हैं कि ये नेटवर्क जो है ये ट्रांसफार्मर है हमारा, वो सेंटेंस ले, फॉर एग्जांपल वो मैंने इंग्लिश के अंदर लिखा है उसे ट्रांसलेट कर दे किसके अंदर? फ्रेंच के अंदर ट्रांसलेट कर दे, ठीक है। तो ये हम करने जा रहे हैं। तो वो अंडर द हुड होगा क्या इस सारे नेटवर्क के अंदर, मैं इस वाले पार्ट पे जस्ट फोकस करूंगा, बाकी सारे हिस्से जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इनपुट आप देंगे पूरा एक सेंटेंस, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे। उसके बाद इनपुट एम्बेडिंग, ठीक है, कि इनपुट आपने फर्ज की एक सेंटेंस दिया, उसके अंदर मल्टीपल टोकन्स हैं, हर वर्ड एक टोकन है और हर टोकन को हम कन्वर्ट करते हैं ऐसी फॉर्म के अंदर जो नेटवर्क के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, जिसे वेक्टर कहते हैं। उसके लिए हम इनपुट एम्बेडिंग कोई लेयर यूज करते हैं, ठीक है, उसकी भी अभी बात नहीं करूंगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर करूंगा। उसके बाद फिर एक और आइडिया है पोजिशनल इनकोडिंग का। क्या मतलब? आपने एक सेंटेंस लिख दिया है, उन सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस का उन वर्ड्स का आपस में क्या सीक्वेंस है, किस तरतीब से आए हैं, वो तरतीब ये जो पोजिशनल इनकोडिंग का आइडिया वो रखता है। आज मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा, इंशाल्लाह वो भी आने वाला लेक्चर है। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर अगली वाली देखें जरा, इस नेटवर्क के अंदर इनकोडर पार्ट की मैं बात कर रही हूँ आज, डिकोडर की पार्ट की भी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और इनकोडर पार्ट के अंदर भी बिल्कुल एक छोटा सा रीजन जिसको यहाँ पे हाईलाइट किया है, और उसके अंदर बेसिकली क्या है, मल्टी हेड अटेंशन। आज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है ना कंप्लीट हो, लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर तक जरूर कंप्लीट होगी। और इसके अंदर भी फर्दर मैं किस वाले पार्ट को डिस्कस करने लगा हूँ, किस वाली चीज, मल्टी हेड को भी बात डिस्कस नहीं करेंगे हम, उसमें सिर्फ एक हेड की भी बात करेंगे, मल्टी हेड की में समझ आ जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट आइडिया उसमें के अंदर क्या है, अटेंशन का आइडिया। और अटेंशन भी कौन सी वाली? दो तरह की अटेंशन है, एक है सेल्फ अटेंशन, क्या मतलब जो इनकोडर के अंदर ही हो रही है, और दूसरी है क्रॉस अटेंशन, क्या मतलब इनकोडर की और डिकोडर के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। आज अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, जस्ट अटेंशन या सेल्फ अटेंशन की आज हम बात करेंगे। ये मैकेनिज्म क्या करता है, ये कैसे होता है, सारी बातें आज लेक्चर के अंदर ही है, ठीक है जी, बात समझ आ गई? अच्छा जी, ये आइडिया है क्या, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म बेसिकली क्या करता है? कोई आप स्टेटमेंट लिखें जैसे ये तस्वीर जरा देखें, ये मैंने ना नेटवर्क को ना, ये ट्रांसफार्मर को ना, ये वाली स्टेटमेंट ये नजर आ रही है आपको, ये सेंटेंस नजर आ रहा है आपको, क्या लिखा है? आई स्वेम अक्रॉस द रिवर टू गेट टू द अदर बैंक। ये सेंटेंस मैंने लिखा है, ये मैंने नेटवर्क को, ये ट्रांसफार्मर को एज अ इनपुट दिया है। अब मैं ट्रांसफार्मर से ये एक्सपेक्ट करता हूं तुमने क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है, किसके अंदर? फ्रेंच के अंदर ट्रांसलेट कर दो, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दो, ये इंग्लिश के अंदर था। देखें, ट्रांसलेट करने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो क्या हैं, ये नेटवर्क के अंदर ये जो वर्ड्स है ना,
ये समझ तो आए ना, हर वर्ड हमें बताए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। देखें जैसे लफ्ज है वर्ड, लफ्ज है बैंक, बैंक से क्या मुराद है, ठीक है, यानी कि इसकी सिमेंटिक्स, इसके सिमेंटिक, यानी कि इस वर्ड के साथ ना इसकी अगर सिमेंटिक इंफॉर्मेशन भी मेरे पास हो ना, यानी कि ट्रांसफार्म का आर्किटेक्चर ये चाहता है, हाँ मैंने इसे ट्रांसलेट करना है, लेकिन ट्रांसलेट करने से पहले ना बैंक जो वर्ड है ना, इसकी सिमेंटिक इंफॉर्मेशन भी मेरे साथ, इसके साथ अगर जुड़ी हो ना, तो मुझे समझ आ जाए कि ये जो बैंक है ना, इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है। ये दरिया का जो बैंक है ना, उसकी बात हो रही है। वो जो सिमेंटिक इंफॉर्मेशन इसके साथ ऐड करने वाली बात है ना, वो बेसिकली कौन करेगा, वो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म करेगा। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हर वर्ड के साथ ना, हर वर्ड के साथ इसकी कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर देगा। जिससे का मतलब है अब नेटवर्क को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाएगा कि भाई ये जो बैंक है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मुझे वर्ड ट्रांसलेट करना है ना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वाला वर्ड बैंक नहीं है, बल्कि क्या है, रिवर वाला बैंक है। उसके जो फ्रेंच इसके कोरस्पॉन्डिंग वर्ड होगा वो मुझे करना, ठीक है। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए बेसिकली आइडिया है सेल्फ अटेंशन का, यानी कि ये जो इस वर्ड के साथ या बाकी सारे वर्ड्स के साथ इनकी सिमेंटिक इंफॉर्मेशन, इनकी कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन ऐड कर देना। वो कौन करेगा, उसके अंदर जो आइडिया है वो है सेल्फ अटेंशन का। सेल्फ अटेंशन का जो मैकेनिज्म है ना, वो हर वर्ड के साथ इसकी सिमेंटिक इंफॉर्मेशन है वो भी ऐड कर दे, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, अब मैं उसकी बात करने लगा। हाँ ये बात समझ आई है कि नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब वो सिमेंटिक इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली 3 स्टेप है। अच्छा दोबारा से फिर ज़रा देखिएगा, मैं इनपुट दे रहा हूँ नेटवर्क को, एक पूरा सेंटेंस, उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप है टोकनाइजेशन का, इसको हम डिस्कस करने नहीं जा रहे, ठीक है। कि एक वर्ड ले, एक वर्ड एक टोकन है, उसकी टोकन रिप्रेजेंटेशन है, 1 हार्ड इनकोडिंग वेक्टर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। उसके बाद अगला फिर स्टेप है क्या, उसके बाद फिर अगला स्टेप है क्या, वेक्टराइज। उसे इस टोकन को लो और इसको वेक्टराइज कर दे। बड़ी तवज्जो से प्लीज बात को, इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, अगली क्लास के अंदर या अगले हफ्ते इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या मतलब, अभी वर्ड से देखें, पहले आपने टोकन बनाया, टोकन से फिर क्या बनाया, वेक्टर। वेक्टर ऐसे ही समझे, वेक्टर क्या है, इस नाम के कॉरस्पॉन्डिंग एक मेरे पास वेक्टर है, रो वेक्टर समझे, ये कॉलम वेक्टर है। अगर मैं कहता हूँ ना सिमिलर टाइप के क्लास के वर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ लिखा था बॉय, यहाँ लिखा था गर्ल, अगर आप इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज को देखेंगे ना, दोनों वेक्टर की वैल्यू आपको लगेंगी करीब करीब है, एज कंपेयर टू, फर्स्ट किया यहाँ वर्ड था बॉय, लेकिन यहाँ था वर्ड कैट। अगर आप कैट और बॉय की दोनों की इंफॉर्मेशन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा दोनों की जो अंदर पड़ी हुई वैल्यूज हैं बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन हाँ, अगर कैट और डॉग को अगर आप आपस में कंपेयर करेंगे, उनके वेक्टर को, उनकी वेक्टराइज इंप्लीमेंटेशन, उनके वेक्टराइज फॉर्म को अगर आप देखेंगे कि जो डॉग और कैट की जो वैल्यूज है ना, पड़ी हुई वैल्यूज वेक्टर के अंदर, वो काफी करीब करीब है। ये बात समझ आ रही है। तो ये वेक्टराइजेशन यही बेसिकली करती है, एक तरह की क्लासेस को एक तरह के जो नंबर है, वैल्यूज है, वो दे देती है, ठीक है। फर्दर वो कैसे होगा इंशाल्लाह बाद में बात। अच्छा, उससे अगला स्टेप, ये बात समझ आ गई वेक्टराइजेशन। उसके बाद है मैकेनिज्म कौन सा, सेल्फ अटेंशन का, जो बेसिकली करता क्या है, इन वेक्टर्स को, इन वेक्टर को कह दूं लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं ये वेक्टर, लफ्ज इस्तेमाल करूं मैं टोकन, लफ्ज इस्तेमाल करूं एक्चुअल वर्ड, सभी का मतलब एक ही है। वो क्या करता है, एक्चुअली वेट दे देता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, भाई ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, उन्हें वेट दे। अब इसके अंदर कितने स्टेप हैं, अब मैं उसकी बात करने लगा हूं। सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के अंदर मैं मैकेनिक्स की पहले बात करने लगा। सेल्फ अटेंशन एल्गोरिथम परफॉर्म करने के लिए, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, हमने बेसिकली क्या करना है, हमने अटेंशन स्कोर आइडेंटिफाई करना है। कैसे करके, डॉट प्रोडक्ट को यूज करके। वो कैसे करके भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा स्टेप क्या है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के अंदर, आपने ना इन स्कोर को, ये जो अटेंशन स्कोर्स हैं, इन्हें क्या कर देना, आपने नॉर्मलाइज कर देना, ठीक है।
क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ना, आप देखेंगे अभी सेल्फ अटेंशन क्या है, मैं इसकी अभी डिटेल से बताता हूँ बस वेट फॉर अ व्हाइल। इन ये वैल्यूज़ होंगी, इन वैल्यू को नॉर्मलाइज कर, नॉर्मलाइज का मतलब वैल्यूज़ बहुत बड़ी होंगी, बहुत छोटी भी होंगी, हम चाहते हैं वो एक खास रेंज के अंदर आ जाए, 0 से 1 के दरमियान आ जाए। और अगर मैं किसी वैल्यू को, वेक्टर की वैल्यूज़ को ऐड करूं तो उनका सम जो है 1 के बराबर आए। जस्ट लाइक अप्लाई, जस्ट ऐसे ही समझिए सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करना। मैंने सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करने से क्या होगा, आफ्टर अप्लाइंग सॉफ्ट मैक्स बड़ी वैल्यू स्टिल बड़ी ही रहेगी और छोटी वैल्यू छोटी ही रहेगी, लेकिन बड़ी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने बस। और तीसरा स्टेप बेसिकली क्या है, बस तीसरा स्टेप क्या है, वेट देना, अप्लाई। ये जो नॉर्मलाइजेशन, ये बेसिकली क्या है, ये वेट्स हैं, ये वेट्स हमारे पास आएंगे। इन वेट्स को बेसिकली ना यूज करके आपने वर्ड्स को वेट दे देना, बस ये सारी बातें शायद बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लग रही हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ये अभी इंशाल्लाह हम डिटेल से देख लेंगे। ये 3 स्टेप क्या है, कैसे सेल्फ अटेंशन पूरी तरह से काम करती है, अब हम उसको एग्जांपल के साथ देखें। अच्छा, मैं जस्ट वांट टू स्विच माय स्लाइड्स, डिटेल नहीं आज मैं चाह रहा हूँ जी, यहाँ तक बात समझ आएगी। फॉर एग्जांपल जी, ये मेरे पास वही स्टेटमेंट है, इन वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट मैंने टोकन बना लिए और हर टोकन के कॉन्टेक्स्ट में फिर मैंने वेक्टर फाइंड कर लिया। ये मेरे पास वेक्टर आ गए, टोटल मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 11 वर्ड्स हैं, तो समझिए 11 टोकन आ गए मेरे पास। सही है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अच्छा जस्ट एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ ना, मेरे पास वेक्टर आ गए, वेक्टर समझ लें, वर्ड वेक्टर है बस। एक वर्ड ये है, ठीक है, एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है। जैसे मैंने कहा ये कैट है और ये डॉग है, और फर्ज किया मैं कहता हूँ ये बॉय है, फर्ज किया ये वेक्टर है बॉय के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी वैल्यू ये है। आपको समझ आ रही है, जो एक तरह की वैल्यू वाले वेक्टर होते हैं वो हमेशा आपस में करीब करीब होते हैं, उनकी डायरेक्शन भी करीब करीब होती है। सही है, लेकिन अगर कोई वेक्टर इस तरह से है, दूसरा वेक्टर इस तरह से है, तो ये वेक्टर इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं होगी। बड़ी तवज्जो से इस बात को देखिए। अब अगर दो वेक्टर का आइडिया है, अगर इन दो वेक्टर के दरमियान मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा, मुझे शाबाश आपने बताना है इन दो वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट, या इस वेक्टर ए का और सी वेक्टर का, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ए बी और ए सी, इसकी वैल्यू बड़ी आएगी और किसकी वैल्यू छोटी आएगी। और फॉर एग्जांपल एक तीसरा वेक्टर है, मैं कहता हूं डी, मैं कहता हूं ए डॉट डी, शाबाश, मुझे सबसे छोटी वैल्यू किसकी आएगी? नहीं, ये मेरे पास वेक्टर है ना, जस्ट ये वेक्टर है डी, इसकी कोई वैल्यूज है, वैल्यू मैंने मेंशन नहीं की, बाकी तो वैल्यू मैंने मेंशन की हुई है। मैं कहता हूं ये मुझे 3 वैल्यू फाइंड करके दे, ए डॉट बी, ए डॉट डी, सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी? दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या वैल्यू होती है उनकी? ए बी कॉस 90 क्या होता है, क्या वैल्यू आती है? 0। ये देखें, ये वेक्टर और ये वेक्टर इंतहाई डिफरेंट हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी वैल्यू कुछ बिल्कुल डिफरेंट होगी। सही है, दो वेक्टर ऐसे, वर्ड वेक्टर है मेरे, समझे, उन्हें मैं ऐसे ही लिखा है, दो वेक्टर जिनकी मीनिंग एक जैसे नहीं है, उनका मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? बहुत ही छोटी सी, 0 सी, परपेंडिकुलर बिल्कुल 0। अगर दो वेक्टर तकरीबन एक जैसे एक डायरेक्शन के अंदर है, जैसे आपको नजर आ रहा है ए की वैल्यू ये है, देखें जरा, ए मेरा ये वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसको मैंने ऐसे करके, आप ऐसे करके लिख दें, 1 पॉइंट ऐसे करके लिख दें, इसको 3 और 1 करके लिखें। अब इन वेक्टर की वैल्यू आपको देखिए नजर एक जैसी नजर आ रही है नहीं, ये 1 1 ही है, ये 4 हाँ करीब करीब ही है। इन वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट, क्या मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आंसर आ गया? 12 प्लस 1, क्या आंसर आ गया? 13, यही तो लिखा है। अब अगर इस वेक्टर को, ए वेक्टर को दोबारा से, ये वाला मेरा ए वेक्टर, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ? 4 के साथ, इनकी वैल्यू देखिए काफी डिफरेंट है। ये x की वैल्यू इसकी ये है 1 है, इसकी 4 है, इसकी क्या है 4 है, इसकी 1 है, डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लें जी, ये क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4, क्या वैल्यू आ गई? 8। क्या मतलब? इसकी वैल्यू छोटी आई है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ये स्कोर जो आ रहा है
दो वेक्टर जो करीब करीब हों उनका स्कोर डॉट प्रोडक्ट बड़ा नंबर आता है, और ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे करीब करीब ना हो, जिनके दरमियान जो एंगल है बड़ा हो, जिसके अंदर वेरिएशन ज्यादा हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट छोटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डॉट प्रोडक्ट का आइडिया जो बेसिकली सेल्फ रिटेंशन के अंदर यूज हो रहा है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखें जी, स्टेप नंबर 1 की जो बात कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना। ये मेरा याद है, ये वर्ड था आई स्वयं लिखा था, आई के कोरस्पॉन्डिंग टोकन फाइंड किया, टोकन के बाद हमने वर्ड फाइंड किया। ये मेरा वेक्टर है बेसिकली। वेक्टर जो अभी आपको दिखाया है इसकी डायमेंशन कोई रख लें, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक मैंने रो वेक्टर बना लिया 1,50, ये 1,100 भी हो सकता है, अस्यूम किया हुआ है, ठीक है। इसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है, उसकी डायमेंशन क्या थी जी, 1/2, ये 1/50 है बस, सही है। अच्छा, इसी तरह से बाकी सभी वेक्टर की डायमेंशन यही है, ऐसे ही है, ठीक है। सभी वेक्टर एक डायमेंशन के, ये पहले वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये दूसरा वर्ड जो था स्वयं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन भी है। अगर ये दोनों वेक्टर एक जैसे हैं, बड़ी वजह से सेल्फ रिटेंशन यही काम करने जा रही है। अगर ये वेक्टर, अगर इन दोनों के सिमेंटिक मीनिंग एक जैसे हैं, इनका कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी बड़ी, बड़ी वैल्यू आएगी। अगर दोनों के मीनिंग, दोनों की एक तरह की वैल्यूज है ना, एक तरह के मीनिंग्स हैं, तो बड़ा नंबर आएगा। तो यही काम बेसिकली करना है। कैसे करके अभी मैं वो आपको दिखाने लगा, बड़ी तवज्जो से प्लीज। ये जी स्टेप नंबर 1 परफॉर्म होने लगा जी। स्टेप नंबर 1, कितने वेक्टर थे, n या 11 वर्ड थे, तो 11 हमारे पास वेक्टर है। हर वर्ड के कॉन्टेक्स्ट हमारे पास वेक्टर है। अब हमने क्या परफॉर्म करना, डॉट प्रोडक्ट। कैसे करके, इस वेक्टर का किसके साथ, सभी वेक्टर के साथ बशमूल इट्सेल्फ। क्या मतलब ये आपको नजर आ रहा है क्या, कैसे करके, v1 डॉट v1, ये मैं क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। समझ आ रही है कैसे करके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एक वैल्यू आएगी। फिर दूसरा, हाँ जी, ऐसा करने से क्या मेरे पास एक स्कोर आएगा, जिसको नंबर दे दूंगा मैं, क्या कह दूंगा, 1s11, ठीक है। इसी तरह से s12, क्या मतलब, ये क्या होगा, अगेन इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। कैसे करके करूंगा, ऐसे ही करूंगा ना, ट्रांसपोज ले रहा हूं, क्योंकि इसकी डायमेंशन है 1/50, इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई हो 50/1, तो इसलिए ट्रांसपोज लिया, सही है। क्या वैल्यू आएगी, कितने नंबर आएंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या नंबर आता है, एक के ज्यादा, सिर्फ 1 वैल्यू, स्कोर, जिसे हम स्कोर कह रहे हैं। इसी तरह से मैं s2, मतलब जैसे यहां लिखा है s12, क्या मतलब, पहले वेक्टर का, इसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये नंबर आएगा, अगेन एक नंबर आएगा, ये एक नंबर आ गया, जिसे मैं a कह रहा हूं, जिसे मैं b कह रहा हूं, ये मेरे पास स्कोर आ रहा है, ठीक है। बल्कि यहां हम शो कर दिए s11, s12, इसी तरह से s13, ये मेरे पास तीसरा स्कोर आएगा। वो कैसे आएगा, इस वेक्टर को मैं इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, तो मेरे पास क्या आएगा, s13। इस तरह से s1 क्या होगा, s111 या s1n, ये क्या होगा बता सकते हैं, v1 डॉट v11 ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि ऐसा करने से मैंने एक डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर ली है। क्या मैंने देखा है, प्लीज बड़ी तवज्जो से, मैंने पहले वेक्टर की सिमिलैरिटी फाइंड की है, किसके साथ, सभी वेक्टर के साथ। ऐसा करने के बाद मेरे पास ना, मैं ऐसा करता हूं, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, इन सभी वेक्टर की जो वैल्यूज आई है ना, s11 मैं इकट्ठा जोड़ लेता हूं कहीं, ठीक है, और किसी एक वेक्टर के अंदर रख दो, इसका नाम रख दो s1, s12, s13 एंड अप टू s1n। इसको मैंने एक वेक्टर, ये मेरे पास वैल्यूज हैं, इसको मैंने एक वेक्टर बना दिया, ठीक है, उसके अंदर सेव कर लिया, शाबाश, बिल्कुल। ये मैंने देखी है बेसिकली रिलेशनशिप ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन वेक्टर 1 एंड ऑल अदर वेक्टर, और सेल्फ भी। इसी तरह से मुझे क्या फाइंड करना है जी, s21, वो कैसे, अब मैं वेक्टर 2 की सिमिलैरिटी किसके साथ, बाकी सारे वेक्टर के साथ, s22, ये क्या होगा, s2 जी,
V2 डॉट V2 ट्रांसपोज, और इसी तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा S जी 2n विच इज V डॉट VN ट्रांसपोज। मेरे पास अगेन ये एक मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज हैं, इन्हें इकट्ठा करके मैं एक वेक्टर के साथ जोड़ दूं, इसका नाम मैं रख देता हूं S2। वैल्यू क्या है S, और यहां पे S2 है। शाबाश। इसी तरह से अब जरा समझ आ रही है बात, मैंने ये आखिर पे जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी S शाबाश। अब मेरा आपसे सवाल, ये समझ आ गई, एक मैट्रिक्स ही मैंने बना ली है बस ऐसे ही जस्ट शो करने के लिए ना, जस्ट आपको शाबाश। जरा इस मैट्रिक्स को अगर देखें, ये मेरे पास जो स्कोर है, इनमें ना कौन सी वैल्यू हाईएस्ट नंबर, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, बता सकते हैं आप? वेरी शाबाश, ये वैल्यू सबसे बड़ी है, ये नंबर सबसे बड़े हैं, सिमिलैरिटी सबसे बड़ी है, इस वजह से वैल्यू बड़ी आई। और अगेन बाकी नंबर डिपेंड करेगा, अगर कोई वर्ड जो है जैसे हमारे इस वाले केस के अंदर, जैसे हमने कहा स्वयं और रिवर, ये आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है, कोई सिमेंटिक मीनिंग्स आपस में है। इसका क्या मतलब है, जब भी वर्ड स्विमिंग स्वयं और वर्ड रिवर, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, वही नंबर क्या होगा, एक बड़ा नंबर आएगा। और ऐसे वर्ड जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, जैसे आई और बैंक का कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा ना उदाहरण, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग छोटा नंबर आएगा। तो ये ही बेसिकली हमने स्टेप अभी 1 की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये सारे कुछ दिखाऊं, दे देखें, ये यही शो किया यहाँ पे, ये बात समझ आ रही? ये देखें, ये अभी आपने जो मुझे बताया कि ये है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये जो स्कोर आपने फाइंड किए हैं, ये क्या है, इसके अंदर क्या पड़ा है S11, यहां पे क्या पड़े हैं S21, सॉरी ये मैं कह दूं, सही है। यानी कि पहले वेक्टर का बाकी सारे वेक्टर के साथ डॉट पड़े, दूसरे वेक्टर का बाकी सभी सारे, ये वैल्यू पड़ी। और जो आपने मुझे अभी बताया है कि ये वैल्यू हाईएस्ट आपको नजर आ रही है, स्कोर ये हाईएस्ट मतलब ब्राइट, लो मीन ब्लैक या ग्रे वैल्यू की तरफ। ये बात समझ आई? ठीक है। ऐसा करने से बाद हमने बेसिकली भी एक पहला स्टेप फाइंड किया है, और आपने बता दिया मुझे डायगोनल वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, जो उनके दरमियान मैक्सिमम सिमिलैरिटी है। अच्छा जी, इस तस्वीर को भी समझ आए, कोई मसला तो नहीं? इस तस्वीर से आशनाई सही है, क्लियर है ना? इससे मुराद क्या है, S2 से मुराद ये है, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, उससे मैं छोड़ दूं। अगला स्टेप, ये जो स्कोर वैल्यूज हैं, ये तस्वीर मैंने ये आपको नोट शेयर करते थे डीप लर्निंग के, वहां से लिया, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। गया ये जो नंबर है ना, ये वैल्यूज हैं, ये बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। जैसे अभी आपको दिखाया भी है, S1 की वैल्यू, S1 यकीनन एक बड़ा नंबर, और S12 हो सकता है बहुत ही छोटा नंबर आए। तो हम इसे नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, तो कैसे करके नॉर्मलाइज करेंगे? यूजिंग द आइडिया ऑफ सॉफ्टमैक्स। ये मेरा एक वेक्टर है, ये देखें, ये पूरा वेक्टर है, ये मेरा पूरा वेक्टर है, इसके ऊपर मैंने सॉफ्टमैक्स अप्लाई किया। ये फॉर्मुलेशन सॉफ्टमैक्स, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये मैंने अप्लाई की, उसके बाद मेरे पास ये जो वेक्टर आया, ये जो मेरे पास वेक्टर आया, ये देखें, इसकी जो वैल्यूज हैं, ओरिजिनल वैल्यू वेक्टर से कंपेयर करें, उसकी वैल्यू क्या थी 5, 2, -1 और 3, और ये देखें नॉर्मलाइज करके आपने ये देख लिया। इस दोनों सभी को सम करें तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। और आप देखें जरा, ये 5 था ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज करने के बाद बड़ी वैल्यू आई है। ये -1 सबसे छोटा था, देखें नॉर्मलाइज करने के बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखें, ये स्टेप हो गया, नॉर्मलाइज कर लिया हमने। नॉर्मलाइज करने के बाद अब ये मेरे पास वैल्यूज हैं। अभी तक हमने ये काम किया, स्कोर फाइंड किया था S1, S2, S3 एंड सो ऑन, ये मेरे पास आ गई। इसके बाद मैं इसे नॉर्मलाइज करके मैट्रिक्स बना ली, समझे, ऐसे करके मैट्रिक्स बना लें, या ऐसे ही समझने के लिए मेरे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं। यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज W1, इसको नाम दे दूंगा क्या W2,
और दिस इज WN। समझ आ रही बात? यानी कि जस्ट मैंने नॉर्मलाइज कर दिया सभी वेक्टर को, इस वेक्टर को भी, इस वेक्टर को भी, इस वेक्टर को, उसके बाद मेरे पास जो वेक्टर आए, ये जो वैल्यूज है इनके पड़ी नॉर्मलाइज वैल्यू। प्लीज बात समझ आ रही है कि नहीं? नॉर्मलाइज वैल्यू आई, ये जस्ट ऐसे शो किया है। S1 को अब हमने यहाँ, ये S1 है, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया W1। ये S1 को नॉर्मलाइज किया, सॉफ्टवेयर सप्लाई किया, ये क्या बन गया W1, S2 W एंड सो ऑन। सी बात समझ आ गई? हाँ जी, कोई सवाल इस हवाले से? अब बस आखिरी स्टेप होने लगा है, बस बड़ी तवज्जो से प्लीज। हाँ, S1 is a vector, S1 is a vector that has dimensions। की डिमेंशन क्या है, कितनी वैल्यू है इसके अंदर? 11 वैल्यू है, 1/11 या 1/n। S1 is a vector। क्या मतलब S1 का मतलब क्या है कि मैंने वेक्टर 1 को अपने साथ बाकी सब वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और ये वैल्यू पड़ी है इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हैं, ये वेक्टर है बेसिकली। S11 ये एक वैल्यू है, S12 ये दूसरी वैल्यू है, और S1n ये क्या है, दूसरा भी वेक्टर है, तीसरा भी वेक्टर, सारे वेक्टर हैं किस डिमेंशन के? 1/n के। सही है? अच्छा, उसके बाद हम क्या करें, नॉर्मलाइज किया। इसका मतलब क्या है, नॉर्मलाइज करने के बाद ये देखिए, यही वो S1 जो था, S1 वैल्यू अब किस तरह अंदर ट्रांसलेट हो गई? W11, ये W11 है, ये W12 है, ये W1n है, ये W121 है। और इसी तरह से, ठीक है? अच्छा जी, अब जरा आखिरी स्टेप क्या है, इंतहाई आसान काम। अब आपने हर वेक्टर को उससे उसके सेमेंटिक मीनिंग, उसको कॉन्टेक्चुअलाइज रिप्रेजेंटेशन देनी है। कैसे करके? वेरी सिंपल आइडिया। उन्हीं वेक्टर को पकड़ें और उसे वेट दे दें। कौन से वाला? ये जो वेट आपने फाइंड किया है, कैसे करके? बड़ी तवज्जो से, बड़ी तवज्जो। ये जो V1 था ना पहले आपका वेक्टर V1, अब उसकी नई फॉर्म बनने लगी है। कैसे करके? वो नई फॉर्म क्या है, यानी कि V1 की नई फॉर्म बनने लगी है, वो क्या है? W1। दिस इज अ कॉन्टेक्चुअलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ W1, जो इंफॉर्मेशन में ज्यादा रिच है, जो आपस में, जो पूरे सेंटेंस के अंदर आपस में जो वर्ड्स है ना, उनके जो रिलेशनशिप है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये वर्ड था, फॉर एग्जाम्पल W2 जो वर्ड है, ये स्वयं का वर्ड था। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर आपका Y2 वेक्टर बनेगा, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? रिवर के साथ या बैंक के साथ, आप देखेंगे उस दोनों वेक्टर की वैल्यू आपस में करीब होगी। अब वो कैसे होगा, जरा इसको देखिए बड़ी तवज्जो से। अब वेट कैसे देना है? वेरी सिंपल आइडिया। आप ये वेट्स पकड़ें, ये वेट पकड़ें, हर वेक्टर के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दें। क्या मतलब? W11 इज मल्टीप्लाई बाय V1, W22 विच इज अ वेट वैल्यू जो आपने आफ्टर अप्लाइंग का डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया, उससे मल्टीप्लाई कर दें वेट उसके साथ। यानी इसी तरह से W13 मल्टीप्लाई करें किसके साथ? V3 के साथ, एंड सो ऑन। अब ये जो वेक्टर बनेगा मेरे पास, देखें जरा, ये मेरे पास, देखें ना दोबारा से बड़ी वजह से, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू 1/1 वैल्यू। ये क्या है? V1 क्या है? वेक्टर है, शाबाश। क्या डिमेंशन है इसकी? 1/n। अब दोबारा से हर जगह पे ऐसे ही है, ये एक वैल्यू है 1/1 और ये क्या है? 1/n। अब इन्हें जब सम कर लेंगे तो y1 की डिमेंशन क्या होगी, बता सकते हैं आप? देखे ना, ये एक वेक्टर, जस्ट लाइक मैं एक स्केलर वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसके साथ? एक रो वेक्टर के साथ, जिसके अंदर वैल्यूज क्या पड़ी हैं? ये मेरा 1 है ना, ये 1 ये मेरा पास V1 है, ये V1 वेक्टर है मेरा पूरा, जिसके अंदर वैल्यूज है। इनके साथ इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं, क्या रखी, कितनी एंट्रीज रखी हमने? 1/n, 11 वैल्यूज है फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हर वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही है ना? ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू क्या बनेगा, क्या वेक्टर बनेगा? 1/n, यानी कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? 1/n की। सिमिलर यही 1/n स्केल, जस्ट उस वेक्टर को स्केल कर देना, उसकी हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, किसके साथ? वेट के साथ। हर वैल्यू को वेट के साथ, हर वैल्यू को वेट। इसका मतलब क्या है
ये सारे जो वेक्टर हैं, ये जो सारी वैल्यू जिन्हें ऐड करने जा रहे हैं, ये बेसिकली वेक्टर हैं, सभी वेक्टर्स हैं। लेकिन कौन से वाले वेक्टर हैं? वेट वेक्टर्स हैं। क्या मतलब? y1 कैसे आया? बड़ी तवज्जो से इस बात को देखें। इसने बाकी वेक्टर को वेट करके ना ये वेक्टर बनाया है, उसकी इंपॉर्टेंस को देख के वेक्टर बना। दिस इज अ कॉन्टेक्चुअलाइज्ड वेक्टर व्हिच इज रिच इन इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू सिंपल v1। ठीक है, इसने क्या वेट किया? देखिए जरा, w1 कैसे आया है? w11 का जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करके। हमें पता है वो क्या है, हमें पता है ये वाली इंफॉर्मेशन थी, सबसे बड़ा नंबर था। हाँ, हमें समझ आ रही है, हाँ यार सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो इसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम, इसी के बाद। हाँ, बाकियों को क्या इन्फ्लुएंस है वो देख लें हम जी। w12 हमें पता है ये w11 का स्कोर था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वेट वैल्यू थी, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, तुमने इसको इतनी अहमियत देनी है, ऐड कर दें इसके अंदर। v3 y1 के कॉन्टेक्स्ट में उसके साथ क्या उसकी सिमेंटिक सिमिलैरिटी है, मुझे यहां से पता चलेगी वेट के साथ, मैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर, एंड सो ऑन। यानी कि सभी वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, मैं ऐड करने के बाद जो मेरा पास वेक्टर हो गया ना, दिस इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन, कॉन्टेक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ v1 वेक्टर। y1 इज अ कॉन्टेक्चुअलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ v1। अगर मैं इसे कहूं फॉर एग्जांपल, ये जो y1 था ये स्वयं के कॉरस्पॉन्डिंग था फॉर इंस्टेंस, तो आप देखेंगे रिवर और स्वयं इनकी जो वैल्यू है बहुत ही करीब करीब होंगी। अब नेटवर्क को एट द एंड जब ट्रांसलेशन उसने करनी है ना, इन सिमेंटिक इंफॉर्मेशन को लेके जब वो ट्रांसलेट करेगा ना, उसने देखा ये वाई एन बैंक के कॉरस्पॉन्डिंग है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है? स्वयं, रिवर, दी, सब वर्ड्स को देख के हुई है। उसे समझ आया कि इस बैंक का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि ये रिवर के बैंक की बात हो रही है, मुझे इसे ट्रांसलेट करना। ठीक है, आई होप सो कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन मैकेनिकली किसी लेवल पे आपको जरूर समझ आ गई। आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम यहीं से बात आगे शुरू करेंगे। ठीक है जी।